बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद ब्रीफिंग दी फवाद चौधरी साहब ने और उसमें ज़्यादातर गुफ्तगू EVM के हवाले से भी की गई और दीगर मामलात जो इस वक्त सियासी तौर पर चल रहे हैं उसमें भी बातचीत की गई। उस पर कमेंट भी किया फवाद चौधरी साहब ने, उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा था पिशावर में यौम तासीस के हवाले से और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद की और EVM के हवाले से भी उन्होंने बात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट के हक़ के हवाले से उन्होंने एक मशवरा भी दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि स्कूल के असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, बिलखसूस जो नई पॉलिसी आ रही है जिसमें स्कूल को मेयर के तहत करने के हवाले से कहा गया है, तो उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं असातिज़ा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सेक्रेटरीट मुलाजमीन भी तनख्वाहों के मामले पर सरापा एहतजाज हैं। इसके साथ साथ ताजिर रहनुमा भी टैक्सेशन के मामलात और दीगर पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। जातरीन साहब, सबसे पहले तो वफाकी काबीना का इस्तेमाल के हवाले से EVM के इस्तेमाल के हवाले से वफाकी काबीना में बात हुई है। मेरा एक बुनियादी सवाल है, फवाद चौधरी साहब बार बार आकर ये वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि EVM बहुत अच्छी है, शफाफ इलेक्शन के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, काबीना के इजलास में भी यही डिस्कस होता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और इस पर अपोजिशन की राय या बात सुनने को भी वो तैयार नहीं है। क्या वफाकी काबीना के इजलास में यही फैसले होते हैं कि जो फैसला हुकूमत को मुनासिब लगता है, सही लगता है, उस पर क्लैरिफिकेशन दी जाए? अच्छा, ये जो मशीन वाला मामला है कि वोटिंग मशीन होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके ज़रिए वोट की जाए, हुकूमत ने इसकी इतनी हमायत की जिसके बाद इस सारे अमल को हुकूमत ने खुद मशकूक बना दिया है, वुज़रा ने इसको मशकूक बना दिया है। इतनी बड़ी तादाद में बातें करके, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और मशीन की इतनी इतनी तारीफ़ों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं जिससे ये सारा अमल ऐसे लगता है जैसे मशकूक है। क्या हमारे मुल्क में आपको याद है कि RTS बंद हो गया था? बिल्कुल सही। आज तक कौम को ये बताया गया है कि वो RTS कैसे बंद हुआ था, वो किसने बंद कराया था, उसके पीछे कौन था? कौम को ये बताया गया उसकी ना है? इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, ना कुछ कुछ उसकी नहीं है। क्लैरिफिकेशन दी गई। ये रियासत मदीना के तर्ज पर हुकूमत बनाने और उस मॉडल उसी तर्ज पर हुकूमत बनाने वाले हुक्मरानों का हाल है। जब आप कौम को RTS सिस्टम बैठने का अभी तक नहीं बता सके, 3 साल गुजर गए हैं आपके, चौथे साल में आप जा रहे हैं और आप कौम को ये बता नहीं सके कि ये क्या हुआ था, इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रकात थे और इतने जो उस पर पैसे खर्च किए गए वो क्या, कहाँ गए, वो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। लेकिन ज़्यादा इस पे अच्छा, एक सवाल एक है तरीन बात साहब, आई एम सॉरी टू कट यू, ये जो हम EVM की वो एक्सप्लेनेशन दे रही है इस वक्त हुकूमत, क्योंकि वो ला रही है ये सिस्टम और वो चाहती है कि ये सिस्टम आना चाहिए। RTS का मामला तो इस हुकूमत की निगरानी में तो नहीं था, ज़ाहिर है वो इलेक्शन कमीशन का मामला था, उसे देखना चाहिए था, या उससे पहले या जो निगरान सेटअप था उसके तहत था, तो उसकी जवाबदेह मौजूदा हुकूमत तो नहीं हो सकती। देखें, मुझे ये यकीन था कि आप ये सवाल करेंगे क्योंकि आप अल्फाज की जादूगरी करना तो जानते हैं ना। बात यह कि उसके बाद, उस नतीजे के बाद तो हुकूमत में तो यही लोग आए ना, इनकी हुकूमत बनी ना, जिस पर अपोजिशन ने सवाल उठाए, ऑब्जेक्शन लगाए। क्या इस हुकूमत का काम नहीं था कि वो अपोजिशन को बुलाते और कहते कि जनाब ये एक कमेटी है, ये कमेटी नाम बताया कि कौन से लोग उनको उसमें शामिल किए जाएँ और हम एक कमीशन बना देते हैं। वो कमीशन जो है 2 महीने में एक रिपोर्ट बनाएगा और बना के आपके सामने रख देगा कि ये सिस्टम क्यों बैठा और इसकी वजह क्या थी। ठीक है, अगर ये जिम्मेदारी आयद होती है। ये ये जिम्मेदारी आप ये जब कह ये रहे हैं, आप चले चले वो जादूगरी अल्फाज की जादूगरी पे आप वो जाते हैं, अल्फाज की जादूगरी नहीं है। ये है कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे गुज़िश्ता हुकूमत से ये मुतालबा करते रहे कि 4 हलके खोल दें और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से इंक्वायरीज भी करवाई गई उसमें, तो ये उसी नौयत का मुतालबा है इस वक्त जो अपोजिशन कर रही है। ये हो जाता RTS सिस्टम, और RTS सिस्टम को जिन लोगों ने बिठा दिया, जिन लोगों ने उसका काम बंद करा दिया, वो उनको सामने लाया जाता कौम के, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाती। तो आज अपोजिशन का थी, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वहाँ ज़रा कुछ हुआ और फिर अपोजिशन का एतमाद और बढ़ता कि नहीं, ये जो कहते हैं ये करते हैं। और ये जो मशीन की बात है, अगर ये RTS वालों को सज़ा मिल चुकी होती तो ये मशीन पे कहते अपोजिशन के नहीं, गड़बड़ नहीं होगी, अगर गड़बड़ होगी, ये जीत के आ भी गया तो ये उन लोगों को सज़ा देंगे। ठीक है। एक कॉन्फिडेंस होता है। आपने तो कुछ नहीं किया, अब आपने तो आप रोज कौम को आके एक बताया नहीं है एक्सप्लेनेशन देते और हैं, रोज़ रोज़ सफाई आप बयान वजाहतें करते कर रहे हैं, हैं। ठीक है। आप ये बताएं क्या इस कौम का जो मसला है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है?
इस काबीना में बार बार, पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था, हर हफ्ते हम भी काबीना के इजलास में बैठ के डिस्कस कर जाहिर है रहे हम होते तवक्को हैं करते हैं महंगाई कि पे भाई क्या आप इक़दाम महंगाई किया गया, फैसला क्या किया गया, हम ये तवक्को कर रहे हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, उस पर कुछ हो रहा है। ये कोरोना की एक नई शक्ल आ रही है, उसके कुछ हुआ है। ये स्कूल बंद हो रहे हैं, ये अब इस्लामाबाद में असातिज़ा हड़ताल पे चले गए हैं, इस पर कुछ हुआ। ये जो करने के काम हैं वो अगर आप कर नहीं रहे तो आप बाकी जो ऐसी चीज़ें करेंगे और आप कहेंगे कि जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उससे तो अपोजिशन ये कहेगी कि आपने अगला इलेक्शन जीतने के लिए अच्छा ये किया नहीं, हुआ ये है। ब्रीफिंग और में आपको पता है इराक में जो इलेक्शन हुए थे, उन मशीनों को हाईजैक जो है वो इसराइल के हैकरों ने किया हुआ था। ये तो आ चुकी बिल्कुल है ना ठीक खबरें है, सामने। बिल्कुल ठीक। तो हमारी जो मशीनें हैं, इस बात की क्या ज़मानत है कि कोई इंडियन हैकर्स जो नहीं आएंगे, कोई दूसरे नहीं आएंगे और फिर इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसकी कोई ज़मानत दी जाए। कोई अपोजिशन को ब्रीफ देखें, आपने एक पूरा जो है ना पहाड़ का जो मुख्तलिफ तरामीम थी और मुख्तलिफ बिल थे वो आपने मुश्तरका इजलास में डाले और जनाब मंजूर करा ली और अब उस पर आप ढोल बजाते जा रहे हैं जी हमने ये किया। हमने उसी मुश्तरका इजलास में अगर एक दिन के बजाय 2 दिन हो जाता, अगर 4 दिन भी हो जाता मुश्तरका इजलास, आप एक दिन उसको ब्रीफिंग देते, उस पर माहिरीन बुलाते जो ये सिस्टम समझते हैं, जिन्होंने ये चलाना है। देखें ये मेम्बरान ने नहीं चलाना सिस्टम, इनके लिए इतनी मशीनें कहाँ से आएंगी, कहाँ से परचेज की जाएंगी जो जाहिर है और ये किस तरह related लोग ऑपरेट हैं। करेंगी, और फिर इनके जो इनको अमला चलाने वाला होगा उसकी तरबियत कहाँ होगी, इनको रखा कहाँ जाएगा, कौन, फिर पोलिंग के बाद इन मशीनों को कैसे सेव किया जाएगा, फिर इसमें जो चिप है उसको कैसे सेव किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या ये होगी? एक सारी चीज़ें आप वहाँ ब्रीफिंग करते। ठीक। देखें फौज खड़ी होती है, रेंजर खड़ी होती है, पुलिस खड़ी होती है, उसके बावजूद इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं कि नहीं लगते। बिल्कुल तो लगते ये हैं। मशीनें जो हैं ये किसके अंडर में होंगी, ये किस तरह सेव की तरीन जाएंगी। साहब मसला ये है कि ये इस वक्त जितनी वजाहतें दी जा रही हैं, जितनी सफाइयाँ दी जा रही हैं, वो ये जो एक मशीन है, जो एक प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, वो प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इस पे बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब वो ज़ाहिर है नेट के ज़रिए थे या उसको सेंट्रलाइज किया जाएगा, उसके ज़रिए से जब वो प्रोसेस होगा, तो जो साइबर सिक्योरिटी है बुनियादी तौर पर जो इस्तेमाल, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा कि उसका जिम्मेदार कौन होगा। बुनियादी सवाल तो ये है। अच्छा दूसरा, इसके साथ महंगाई की आप बात कर रहे हैं ज़िया तरीन साहब, मसला ये है कि ज़्यादा वक्त इन चीज़ों पे दिया जाता है ब्रीफिंग में और कम बात महंगाई के हवाले से की जाती है। महंगाई पे भी बात की है आज फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो गंदम की कीमत के कुछ फिगर्स भी उन्होंने बताए हैं और खाद के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है, इस वक्त जो बड़ा एक इशू बना हुआ है और उसके नतायज फिर पूरे मुल्क की आवाम को कुछ दिनों बाद भुगतना होंगे। तो वो कहते हैं ये सिंध कसूरवार है। उन्होंने आज बताया कि सिंध में जो है वो खाद की खपत जो है वो बढ़ गई, वहाँ पे परचेज बढ़ गई और जाहिर है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे स्टॉक की जा रही है, वहाँ पे ज़ख़ीरा की जा रही है खाद, इस वजह से खाद जो है वो नायाब हो गई। ये आज वजाहत दी है उन्होंने। देखें बात ये है, ये जब मियाँ नवाज शरीफ यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना। इस किस्म की कोई सूरत हाल थी कि जी आपने गंदम खा ली है जी, आपके पास महंगाई ज़्यादा है जी, आपके पास खाद उधर ले गए हैं जी, खाद स्टॉक कर ली है जी। ये इस किस्म की बातें उस वक्त होती हैं जब आपके पास कोई हिकमत अमली ना हो, कोई पॉलिसी ना हो, कोई तरीक़ा कार वाज़े ना हो, कोई ये हो ना हो कि ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इन मसाइल को कैसे हल करना है। ज़रूरी मुल्क है, आटा नहीं मिल रहा, ज़रूरी मुल्क है और उसके लिए खाद नहीं मिल रही, खाद की एक दूसरे सूबों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बजाय इसके कि आप इंतज़ामात करें और आप लोगों को खाद प्रोवाइड करें। महंगी हो गई है खाद, किसान रो रहे हैं, आप मिलें किसानों से, काश्तकारों से मिलें तो वो आप देखें उनकी क्या हालत हो गई है। उस पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। सिंध में ये हो गया, सिंध में वो हो गया। भाई सिंध में हो गया, आपके पास सारे अख्तियारात हैं, आप एक्शन कर दें। फिर नहीं, इसका मतलब जो आप करना चाहते हैं आप करें। सिंध ज्यादा बाख्तियार है आपसे, ज्यादा उसकी हिकमत अमली ठोस है आपकी निस्बत के, वो ले जाता है। आप मुश्तरका मफादात का इजलास बुलाएं, ठीक है, उसमें चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, सारे चीफ मिनिस्टर को बुलाएं ना, प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करें, उनको बताएं कि ये मसला है। देखें आपको पता है सरकारी अफसरों के ट्रांसफ़र पर फटा पड़ा हुआ है जी।
प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बुलाते यार? प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करना चाहते हैं, टीटीपी पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, नहीं, वो तो कहते हैं बाकियों ये से बात रोटेशन करना पॉलिसी चाहते है, हैं। ये सब सूबों में है, ये आप सब बिल्कुल सिंध है, के साथ नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये बात बैठ के और सारे चीफ मिनिस्टर को अपनी मौजूदगी में बैठ के प्राइम मिनिस्टर ये कहें, फिर और लेवल होता है ना, जब प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं, जी चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत की जाती है, उसमें जब चीज़ें तय हो जाएं तो क्या मसला है, बिल्कुल आप सही। आगे चल सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करना चाहते हैं, मुराद अली शाह से नहीं करना चाहते। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं बात करना चाहते। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, जिक्र करेंगे कि आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था। पेशावर में जलसा मुनक़िद किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताब किए। नाज़रीन साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज यकीनी तौर पर ज़ाहिर है यौम तासीस पे वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का भी हवाला दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसीज़ का भी जिक्र किया, और इसके अलावा ना सिर्फ ये, मौजूदा हुकूमत में जो इस वक्त जो पॉलिसी है उस आगे क्या करना है EVM के हवाले से, ये भी आज मशवरा दिया। बड़ा भरपूर ख़िताब किया है आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और उनकी गुफ्तगू में आज बड़ा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में। देखें, पीपल्स पार्टी जो है ये आज 54 साल की हो गई है। 54 साल बहुत बड़ा टाइम है, और पाकिस्तान में कोई जमात ऐसी नहीं है, इवन मुस्लिम लीग जो जनाब कायद आज़म की सरबराही में बनी थी, उसका आप देखें कितने हशर हो गए, कितने टुकड़े हो गए। कोई काफ लीग है, कोई सीन लीग है, कोई एक जीम लीग है, और जिनी जो लीग वाली एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ये 1967 में बनी डॉक्टर मुबशर हसन के घर, और वो बनी इनकलाबी जो लोग थे, जो सोशलिज़म पर यकीन रखते थे, या जो ये समझते थे कि अवाम के दुखों का, अवाम के मसाइल का, अवाम की परेशानियों का जो हल है वो सरमायादाराना निज़ाम में नहीं है, वो सोशलिज़म में है। और भुट्टो साहब भी सोशलिज़म को लेके चले, और यही वजह है कि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई लोग याद करते हैं। पाकिस्तान में कहीं कोई नंगा, कोई भूखा, कोई गुर्बत का मारा हुआ जहाँ कहीं है, वो भुट्टो को याद करता है, क्योंकि भुट्टो ने पाकिस्तान के गरीबों के लिए, पाकिस्तान के मेहनत कशों के लिए, पाकिस्तान के हारियों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ख़ुद कर्नल रफ़ी ने लिखा, जो उनको फांसी पे लेके गए। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हमने उठाया तो उन्होंने कई दिन से शेव नहीं की हुई थी, तो उन्होंने कहा जी बार्बर को बुलाओ, मैं शेव कराना चाहता हूँ। शेव हुई फांसी लगने से पहले, तो शेव हुई, उन्होंने कॉफ़ी पी, और बार्बर को उन्होंने 100 रुपया दिया, तो बार्बर रोने लग गया। उसने कहा मैं नहीं लेता। तो भुट्टो साहब ने कहा, ये कर्नल रफ़ी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, भुट्टो साहब ने कहा कि तुम जैसे 12 करोड़ गरीबों पर, उस वक्त 12 करोड़ आबादी थी, कि तुम जैसे 12 करोड़ गरीबों पर मैं अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूँ, और तुम ये नहीं लेते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के मेहनत कश, पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के हारी मज़दूरों के लिए एक सोशलिज़म लेके आगे बढ़े। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो स्ट्रगल थी, जो जदोजहद थी, ये उसका नतीजा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मार 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 के बखी उधेड़ दिए पीपल्स पार्टी के कारकुनों के। ज़िया-उल-हक दौर में कोड़े मारे गए, फांसियाँ दी गईं, तशद्दुद किया गया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ जुड़ी रही। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक नया रूप लिया। पहले इस्टेब्लिशमेंट ये करती थी कि भुट्टो साहब को फांसी दी, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह तो काम नहीं चलता, पार्टी ख़त्म नहीं। फिर उन्होंने जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आई, उस पर करप्शन के इल्ज़ामात, और इतने लंबे लंबे इल्ज़ामात लगाए कि प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी की तो जो शादी के बाद की ज़िंदगी है, आधी से ज़्यादा तो उनकी जेलों में गुजरी है। ये कि जेलों में जाना, जेलों में जाके करना। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो खिदमात थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जदोजहद थी, वो जब तक पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, मसाइल है, भुट्टोइज़म मौजूद है। ये जो मर्जियाँ करती रहे इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर हल्के जो मर्जियाँ करते हैं, लोगों के दिलों से आप भुट्टो नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज। बहुत शुक्रिया इमरान अयाज वक्त देने का। बताइएगा, आज पेशावर में जलसा था यौम तासीस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्या सूरत हाल रही, क्या मनासिर रहे? जी बिल्कुल, शुक्रिया। एक तो ये था कि यौम तासीस के हवाले से आज सूबाई जो ज़िले इंतजामिया है, उन्होंने एक तो इजाज़त नहीं दी थी इनको कि वो यहाँ पर जलसा करे, और काफ़ी दफ़ा पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया कि उनको इजाज़त मिले, लेकिन उनको वहाँ पर कोई जगह न मिली।
उसके बाद कल और परसों 2 दिन जो गुजर चुके हैं उसमें उन्होंने यहाँ पर कैंप कायम किए और खुसूस तौर पर जो दूसरे शहरों के जो कारकुनान थे वो पेशावर पहुंचना शुरू हुए। एक बड़ी तादाद में कारकुनान जो थे वो रात को पहुंचना शुरू हो गए थे और वहां पर उन्होंने कंटेनर लगाया और जो है जलसे का एहतमाम किया। आज मैं जलसे के हवाले से बता दूं कि पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों से और खुस तौर पर सिंध से एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान थे वो आज पहुंचे थे यहाँ पर और वो बिलावल का खिताब सुनने के लिए काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और कुछ अर्से कबल जो PDM के जो जलसे हुए थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ग्राउंड पर जो जलसे किए थे, उन दोनों जलसों पे मैं आज इसको समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा जलसा था आज उन्होंने किया पीपल पार्टी ने। बावजूद इसके कि इनको इजाज़त नहीं मिली, जगह जगह रुकावटें भी खड़ी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज उन्होंने काफ़ी बड़ा जलसा किया। खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। ऐसे खवातीन को देखा जो सिंध, मुल्तान, मुख्तलिफ इलाकों से पेशावर पहुंची थी और आज उन्होंने इस जलसे में शिरकत की। इमरान अय्याज, क्या ये जो आज जलसा हुआ है इसे आप देख के क्या ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी KP में मुतहरक हो रही है? देखिए जी, जब से पीपल पार्टी की यहाँ पे सूबाई क़यादत को चेंज कर दिया गया था, उसके बाद पीपल्स पार्टी दोबारा से जो है वो उठना शुरू हुई है सर। यहाँ पे उन्होंने अपनी जो तंजीमें थी उनको एक्टिव किया। यहाँ पे जो लोग इनसे नाराज थे घर घर जाके उनको मनाने का सिलसिला शुरू किया। तो जो पहले हालात थे PTI के, जो कि मैं समझ रहा था कि अब PTI का वजूद खत्म हो रहा है, लेकिन नई क़यादत जब आई यहाँ पर उन्होंने तवज्जो दी तो अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा जो है यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो एक जगह पे जमा हो रही है और कोशिश कर रही है कि अब जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इनमें काफ़ी सीटें निकालें। और कुछ अर्सा पहले जो कैंटोनमेंट बोर्ड की जो इंतखाबात हुए थे, यहाँ से इन्होंने 2 सीटें जीती थी, जो इनके लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है। यहाँ बड़ी पर ये कामयाबी थी। बहुत शुक्रिया इमरान अय्याज, आपने अपना वक्त दिया। जतरीन साहब, ये सूरत हाल यानी पीपल्स पार्टी KPK में खासी मुतारक हो गई। कैंटोनमेंट बोर्ड के इम्तहानात जो इंतखाबात थे उसकी तो अपनी जगह पर है स्टोरी, लेकिन PDM के मुकाबले में बड़ा जलसा कर लेना ये चंबे की बात है। मैं आपको अर्ज करूँ कि पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी के साथ हुआ ये कि जो पिछला इक़्तिदार पीपल्स पार्टी का गया, उस इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे वो उनको कुछ ऐसे वज़रा थे जिन्होंने उनको नज़रअंदाज किए रखा। और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है उसमें तो फिर एक अवामी रंग होता है ना कि कारकुन आ रहे हैं, वज़ीरों के दफ्तरों में जा रहे हैं, कहीं फाइलें उठाई हुई हैं, कोई काम हो रहे हैं, कोई नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे समझते हैं कि हमारी हुकूमत है। पिछली जो हुकूमत आई, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी अवान सदर में थे और वो वज़रा को कहते थे, लेकिन कुछ वज़रा ऐसे थे जिनका किसी वक्त आप प्रोग्राम रखें तो मैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बताऊँगा कि किस किस ने क्या क्या किया। उन्होंने कारकुनों को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं की। यानी जरदारी साहब की जो काबीना थी उनके वज़रा में थोड़ा ये जरदारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की निस्बत। बीबी की जो हुकूमत थी ना, एक तो बीबी का खुद राब्ता रहता था लोगों से और लोग कहीं ना कहीं बीबी से मिल लेते थे। फिर बीबी के साथ नाहिद खान थी जो सारे लोगों को जानती थी, कोई कराची का हो, लाहौर का हो, मुल्तान का हो, ये फ़लाना है फ़लाना है। फिर बीबी बहुत सारे कारकुनों को जो है ना एडवाइज़र लगा देती थी। जिस तरह आपको याद होगा ये डॉक्टर इसरार शाह साहब जो हैं आजकल PTI में चले गए हैं, लेकिन उनके अंदर से भी पीपल्स पार्टी और भुट्टोइज़म गया नहीं है। ये भी एडवाइज़र थे मोहतरमा के, दोनों मोहतरमा की हुकूमतों में इसरार शाह जो थे ये भी एडवाइज़र थे। इसी तरह हमारे मुल्तान के सलीम राजा थे, वो भी एडवाइज़र थे। तो कारकुनान को नूर मोहम्मद कसूरी साहब थे, वो भी एडवाइज़र थे। तो वो एडवाइज़र थे, वो अपने अपने इलाके, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जानते थे। लोग उनके पास आते थे, मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी, किसी का काम हो जाता था, किसी का नहीं होता था, किसी को इज़्ज़त मिल जाती थी, लेकिन तो उसी पे खुश होते थे। तो ये जब आई पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आई तो इसमें कारकुनों के साथ वज़रा ने ऐसा नहीं किया। मैं चूँकि ब्रेक की तरफ अभी बढ़ना है, लेकिन एक सवाल मैं आपके लिए आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या अब बिलावल साहब ने वो तब्दीली लाए हैं कुछ नीचे के ओहदों में, जैसे बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं या जो सूबाई सदूर हैं उनके हवाले से, जिसकी वजह से सूरत हाल आप समझते हैं कि बेहतरी की जानिब गामजन है? देखें, ब्रेक से पहले बात हो सकती है। जी आप कमेंट करें। देखिए, मैं आपको बताऊँ जो बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन लोगों के पास जा रहे हैं जो नाराज़ होकर बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी किसी के जो भुट्टोइज़म है ना, डॉक्टर इसरार शाह चले गए हैं अपना PTI में। आज भी आप देखिए कि जब वो यहाँ धरने पे इमरान खान साहब के साथ तकरीरें करते थे तो वो भुट्टो की बातें करते थे। वो कहते थे भुट्टो की गोद में मेरी परवरिश हुई है, मुझे भुट्टो ने सियासत सिखाई है। भुट्टोइज़म कहीं से निकल नहीं सकता। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि गुर्बत, बेरोज़गारी और ये जो मेहनत कश गरीब तबका है, ये जुड़ा हुआ है भुट्टोइज़म से।
ठीक है। तो और वो एक जुल्फ़िकार बड़ा अली बॉन्ड है भुट्टो जो जिसकी है वजह से, वो ठीक नहीं है। निकाला जा सकता। लोग नाराज होकर घर बैठ जाते हैं, लेकिन कई फिर राजी होके आ भी जाते हैं। कारकुन ऐसे नहीं करते। ठीक है, अब कारकुनों को जब आप रिस्पेक्ट देंगे, बिलावल उनके घर गए हैं तो कारकुन आ रहे हैं लोगों आ के रहे हैं, जाहिर है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी एक टेस्ट केस है जो इस वक्त सामने आएगा आइंदा इंतखाबात में। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से। सजात अली साहब, अब ये तो ज़ाहिर है गुफ्तगू हो गई, एक हिस्ट्री आपने बयान की, अब क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो भुट्टो साहब का मंशूर था ना, बुनियादी मंशूर, आज भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वो लेके चलें, और पीपल्स पार्टी की बहुत सारी लीडरशिप से मेरी बातचीत भी होती रहती है और बहुत सारे लोग इत्तेफाक करते हैं इस पर, जिस तरह कॉमरेड रज़ा रब्बानी हैं, कॉमरेड ताज हैदर हैं, वो तो ये बात मेरी मानते हैं कि भुट्टो साहब का जो बुनियादी मंशूर था, पीपल्स पार्टी का पहला मंशूर था, जिसमें सोशलिज़म कहा गया था, जिसमें लोगों को ये कहा गया था कि तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगा, वो लोगों को घर बना के सोशलिज्म यानी आप देंगे, ये कहने दौलत की मुनसिफाना और मसावियाना तकसीम होगी, ठीक है। और रोटी कपड़ा और मकान का वो जो सोशलिज्म का नारा है, उसमें आज भी इतनी कशिश है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वो उस लेके चलें भुट्टो साहब का मंशूर, तो पीपल्स पार्टी आगे मुतहर्रक होती जाएगी। आपको नज़र आएगी, जवान का आदत है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में, और मैं मतलब आपके पास टाइम नहीं है, किसी वक्त फिर ये बात करेंगे कि जनूबी पंजाब में बहुत बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में जो है मेरे ख्याल में अब शामिल होने वाली हैं। और आप देखिएगा कि बहुत सारे वो लोग जो चले गए थे पीपल्स पार्टी छोड़ के, अब आएंगे और कहेंगे कि हमारा घर था और हम अपने घर में वापस आ गए। बहुत सारे लोग जो है ना वो रेडी हैं वापस आने जनूबी के पंजाब लिए। से तो फिर मुल्तानी भी आते हैं, हमारे मखदूम भी आते हैं, और बहुत कुछ बहुत बहुत सारे लोग, और फिर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो मुझे वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो नामज़द किया था, मैं तो पीपल्स पार्टी का वो हूँ। क्योंकि आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जब जमाली साहब ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो अपोजिशन की तरफ से जो कैंडिडेट थे वो मखदूम अमीन फ़हीम नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे। तो आप ये कह रहे हैं शाह कुरैशी साहब वापस आ सकते हैं? सर कुछ भी, Possibility सर है? इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क में कुछ भी ठीक हो है। सकता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सजात अली साहब, ये तो जाहिर है इस वक्त आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या सियासी सूरत हाल बनती है और उसके अवाम पर क्या असरात पड़ते हैं। आपको पता है ये स्कूल्स का फैसला जो सामने आया, वो कह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन के कॉरपोरेशन के तहत स्कूल्स कर दिए जाएंगे। अब उसके तहत जो असातिज़ा हैं उन्होंने क्लासेस का बाइकआउट कर दिया, स्कूल्स का बाइकआउट कर दिया है कि ये तो हम मुतालबा हमारा है कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे इन अहकामात को, और ये हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। वैसे दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे मौजूद हैं, किसी दिन आप प्रोग्राम रखें, मैं आपको तफसील से बता दूंगा कि जहाँ ये जो स्कूल हैं ये कॉरपोरेशन और मेयर के अंडर होते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में सच्ची बात ये सरकारी मुलाजमीन, ये सरकारी असातिज़ा जो हैं ये काम नहीं करना चाहते, ठीक है। और ये जो जितने सरकारी असातिज़ा हैं बहुत मोहतरम है मेरे लिए, मैं भी सरकारी स्कूलों में पढ़ के आया हूँ, असातिज़ा से बहुत मोहतरम है मेरे लिए। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि ये ख़ुद सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और ये तनख्वाहें जो हैं प्राइवेट स्कूलों से जो टीचर ले रहा है उससे कहीं गुना ये ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ उस तरह ग्रूम नहीं हो पा रहे जिस तरह के प्राइवेट स्कूलों में। तो आप कहते हैं ये सही पॉलिसी? मैं ये समझता हूँ कि ये मेयर के अंडर दुनिया भर में होते हैं, इसमें को हमने तो अपना हमने तो कैपिटल मेयर के अंडर दिया था और उसका बुरा हाल हो गया था, वो वापस सीडीओ को देना पड़ा। देखें, ये बात आपने दुरुस्त कही है, ये बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है वो मेयर सिस्टम नाकाम हो गया था और वो बहुत बड़ा उसके नुकसान हुए, शहर पूरा कचरा कुंडी बन गया। उसकी वजह ये थी कि जो बंदा था काम करने वाला ना, वो उसको काम का पता नहीं था। बुनियादी तौर पे शेख अंसर साहब एक ठेकेदार थे, मियाँ साहब के घरों की तंजीम और ऐश करते थे, वो मियाँ साहब ने उसको यहाँ लगा दिया। मियाँ साहब की भी कुछ गलतियाँ तो हैं ना। अगर ये मेयर के अंडर आता है, कोई इस तरह का मेयर आ जाता है, फिर क्या? लेकिन ये ऐसा हर बार नहीं होगा। अगर होगा तो फिर ये सिलसिला जब चल निकलेगा ना, तो मैं समझता हूँ चीज़ें फिल्टर होती रहती हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं साइड पे जाती रहती हैं और अच्छे लोग आते रहते हैं आगे। अच्छा, एक जानिब आज एहतजाज का दिन था जी, एहतजाज शुरू हो गए हैं पूरे मुल्क में, आपको पता है किसान भी एहतजाज पे हैं और तमाम तकरीबन शोबे हम देखते हैं ज़िंदगी के वो इस वक्त सरापा है, असातिज़ा एहतजाज पे हैं। आपको पता है जो सेक्रेटरीट मुलाजमीन हैं और सरकारी मुलाजमीन हम कहें, वो सरापा एहतजाज थे आज। उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ ताजर आज एहतजाज पे थे, उनके अपने हैं। ताजरों से पहले मैं ज़रा आप चाहूँगा कि एक कमेंट उस पर कर दें जो अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। ज़ाहिर हालात इस नौयत पर पहुँच चुके हैं कि घर के चूल्हे चलने एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि
ये इससे जो आज हालात हैं, इसी तरह के हालात पीपल्स पार्टी के ज़माने में थे। IMF से वो भी पैसे ले रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की, खुद पीपल्स पार्टी वाले हर जलसे में कहते हैं कि 150% तनख्वाहें बढ़ाई, कि ये भी तनख्वाहें बढ़ाएं, महंगाई है। इस हुकूमत ने आके बदकिस्मती से कोई पॉलिसी ऐसी नहीं दी जिससे महंगाई के साथ जो है ना, प्राइवेट सेक्टर में तो ठीक है, नहीं ये कर सकते वो वहाँ सेठ की अपनी मर्जी है, लेकिन सरकारी जो सेक्टर है उसमें तो आप कह सकते हैं ना कि सरकारी मुलाजमिन की कोई तनख्वाहें महंगाई के हिसाब से बढ़ें। उनके लिए बड़े मसाइल हो गए, वो मजबूर हो के बेचारे बाहर निकले। तो हुकूमत को यकीनन उनकी तनख्वाहों पर नज़रसानी करनी चाहिए और सरकारी मुलाजमिन के मुतालबात को मानना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ताजर कह रहे हैं, आपको पता है वो एक मशीन सिस्टम आया, आसान अल्फाज में हम कहें उसको कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफिस सेल सिस्टम, यानी वो जो मशीन लगा रहे हैं उस पर हर शॉप के या स्टोर के या शॉपिंग मॉल पे, और उसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि हमें ये कबूल नहीं है, और ताजरान जो है वो टैक्सेस के हवाले से भी उनके मुतालबात हैं। आज बड़ी शदीद उन्होंने गुफ्तगू की है। इससे पहले कि इस पर मैं आपका कमेंट लूँ, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ कामरान चौधरी, जो कवर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कामरान वक्त देने का। बताइएगा, आज ताजर एहतजाज पे थे, क्या मुतालबात सामने आते रहे? जी देखें, ताजरों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो आज इस्लामाबाद की सड़कों पर थे। ताजरों की जानब से जो है वो पॉइंट ऑफ सेल और सदारती आर्डीनेंस, अगर मुख्तरन कहूँ तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ ये एहतजाज था। FER से शदीद नाला है ताजर बरादरी और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानब से गुज़श्ता रोज जो है वो आज वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने जाने का ऐलान किया गया था। इससे कबल जो है FER के सामने दो एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। ताहम मुतालबात के मंजूरी के बाद जो है वो आज वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान किया गया था। पुलिस की जानब से जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस तक जाने से तो ताजरों को रोक दिया गया। सरीना चौक पर यह ताजर बरादरी जो है वो दोपहर से लेकर शाम तक जो है वो सरापा एहतजाज रही है, और उसके बाद जो है वो 13 जनवरी को जो है वो लाहौर में ताजर कन्वेंशन मुनक्कद करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद अगला लाहे अमल जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा। और FBR के खिलाफ भी एहतजाज था। FBR के खिलाफ भी अगला लाहे अमल जो है वो उसका जो है वो ऐलान किया जाएगा। और अजमल बलोच जो है वो इस सारे एहतजाजी मुजाहरे को जो है वो लीड कर रहे हैं। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं। उनके आलल सुबह जो है वो गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी किए गए थे जिला इंतजामी की जानब से, ताहम उनको नजरबंद नहीं किया गया। और इस हवाले से सुबह सुबह मुज़ाकरात भी हुए, और मुज़ाकरात के बाद ताजर बरादरी की जानब से एक अलामती एहतजाज जो है वो आज दिखाया गया। उसके बाद 13 जनवरी को उन्होंने तारीख दिया। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आपने वक्त दिया। सर, ये ताजरों का ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम या पॉइंट ऑफ सेल पे ये जो उनका मामला है वो ये है ना कि वो मशीन लगेगी, उस पर आप जो परचेज करेंगे उस पर पता चलेगा कि ये आपका जो टैक्स कटता है वो आया खाया जा रहा है ताजरों की जानिब से या आगे भेजा जा रहा है, उस पर ये एहतजाज किया जा रहा है। यार देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई भी हुकूमत आई है ना, वो टैक्स कल्चर नहीं बना सकी। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, शबरजादी को लाए, वो भी नाकाम रहे, फिर उसके बाद भी लोग आते रहे। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि FBR में बहुत बड़ी करप्शन है। FBR के जो लोग हैं उनकी अगर आप असासे देखें, उनकी जायदादें देखें, मुल्क से बाहर उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चों की वहाँ पर जो ज़िंदगी हैं वो आप देखें कैसे हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि ये करप्शन की वजह से ये बने हैं। FBR में बहुत बड़ी जो है ना तब्दीलियों की ज़रूरत है, नई इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि ये इदारा बेहतर बने, और इस पर शौकत तरीन सब काम भी कर रहे हैं। दूसरी, हमारे जो ताजर हैं ये टैक्स नहीं देना चाहते। जितने ताजर हैं ये टैक्स जो है वो बचाना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कि ये जो आपने अभी कहा कि एक सेल पॉइंट होगा, एक वो मशीन होगी जो वहाँ रखी हुई होगी आपकी उस पर काउंटर पर, और उसमें जो भी आप चीज़ सेल करेंगे उसमें एंट्री करते जाएंगे, तो वो इनको पता चल जाएगा कितना सेल टैक्स आपने लिया, कितना नहीं लिया। ठीक है। तो वो, क्योंकि आपको पता है ये मुझसे आपसे तो टैक्स वसूल किया जा रहा है ना, बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स तो उसमें सेल टैक्स के नाम पर कोई भी आप चीज़ लेने जाए, टूथपेस्ट लेने जाएँ उस पर भी है, मेडिसिन लेने जाएँ उस पर भी है, कोई सिगरेट लेने जाएँ उस पर भी है, कोई और चीज़ लेने जाएँ आप खाने पीने की उस पर भी सेल टैक्स लगा हुआ है, साबुन लेने जाएँ उस पर भी। आप और मुझसे काट लिया जाता है, आगे नहीं होता, गवर्नमेंट के खजाने में नहीं दिया जाता। तो ये ताजर बिरादरी जो है ना, ये अब वो ज़माना नहीं रहा। देखिए, हमारे मुल्क की माशी हालात अच्छे नहीं हैं, IMF के हम दबाव में हैं, बड़े सख्त शराइत हैं, मिनी बजट आने वाला है, एक अगले 15 दिन में आप देखिएगा महंगाई का एक और तूफ़ान आने वाला है, बहुत परेशानियाँ हैं, ताजर तावन नहीं कर रहे। अच्छा, ताजर जो है
वो बिल्कुल ये नहीं करने तो एहतजाजी वो बुनियादी मुजाहरे। तौर पर ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमसे टैक्स के बारे में ना पूछा जाए। बस असल में वो यही बात कहना चाहते हैं कि जो हम उनसे वो जो करप्ट माफिया है एफबीआर का, उनसे मिल के जो दे रहे हैं बस उसी पे गुजारा करें। ये सेल पॉइंट ना लगाएं, ये और चीज़ें ना लगाएं, मशीनें ना लगाएं, ये सिस्टम इस तरह ना करें। ये करके एहतजाज करके हंगामा आराई करके, और वो ताजर ये चाहते हैं कि हुकूमत पर दबाव डाला जाए और हुकूमत पीछे हटे। अच्छा, टैक्स के निज़ाम को मैं जैसे एक ज़माने में जब इनको आईडी कार्ड या CNSI के तहत जो है वो 50,000 कनेक्ट किया से जा ऊपर रहा था, वाली 50,000 सेल, से ऊपर की, उस वक्त भी इसी नौयत का एहतजाज था और शदीद एहतजाज हुआ था। ठीक है। लेकिन आप कल हम इस पे कुछ ताजर ऐसे हैं, वो जहांगीर अख्तर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये सेल टैक्स क्यों नहीं देना चाहते ताजर, क्योंकि वो सेल टैक्स के बहुत बड़े हामी हैं। ख़ुद वो बताते हैं कि जनाब ये कच्ची पर्ची पे सारा कुछ दे दिया जाता है और असल पैसे जो हैं सेल टैक्स के वो ग्राहक से तो आप वसूल कर लेते हैं, लेकिन आगे आप नहीं नहीं देते, तो इसका पे क्यों एहतजाज इस पे किया जा करते रहा है? हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में कल्चर जो टैक्स का कल्चर है ये तो आएगा। ये तो आएगा और ये आना चाहिए, आप समझते हैं। इसी के साथ ही एहतजाज नकीर सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।